जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिन तक हुई बर्फबारी ने 3 लोगों की जान ले ली और बर्फबारी थमने के बाद लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई। भारी बर्फबारी की वजह से 4 दिन तक सब कुछ ठप पड़ा हुआ था और जब बर्फ गिरनी बंद हुई तो लोगों के सामने बंद पड़े रास्तों को खोलने की चुनौती खड़ी हो गई, जिसके लिए शोपियां के लोगों ने खुद ही कमान संभाली और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड में रास्ते खोलने के लिए उतर पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में रास्ते पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। उस बर्फ को हटाने के लिए गांव के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी मैदान में उतर गए। ऐसा करने के पीछे उन्होंने खुद की मजबूरी भी बताई। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया फोन के जरिए ज़बानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों के हालात शोपियां से बेहतर दिखे, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों की परेशानी जस की तस बनी रही। ये वो इलाके हैं जिनमें बर्फ हटाने के लिए बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। ऐसे ही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक ऑटो को धक्का मारकर निकालते देखा गया। अभी भी लोग मुश्किलात में हैं। हालांकि जो बड़ी सड़कें हैं उनसे बर्फ हटाई गई, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, गली कोचे हैं, वहां से बर्फ नहीं हटाई गई। बर्फबारी थमने के बाद कश्मीर के एक इलाके में फंसी एम्बुलेंस को निकालने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन फिसलन वाले रास्ते पर वो एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने किसी तरह धक्का मारकर उसे निकाला और फिर मरीज को एक ट्रक में बिठाकर अस्पताल भेजा गया। सौभाग्य की एक बात यह कि पहाड़ों पर बर्फबारी से अब कुछ दिन राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जितनी बर्फ गिर चुकी है उसकी वजह से कुछ दिन और परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। वहां रहने वाले तो दिसंबर जनवरी के महीने में मौसम से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर लेते, वो भी परेशान। बर्फ की वजह से रास्ते बंद हैं, बिजली की सप्लाई भी कई जगह ठप है। ऐसे मौसम में चूंकि पानी भी जम जाता है, इसलिए पानी की पाइप जैम हो जाना या फट जाना आम बात है। ये मौसमी परेशानी है जो अभी कुछ दिन तक बनी रहेगी। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी के बाद इस देश भर में इसे पहुंचाने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र ने विमानों के जरिए वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया है और खबर है कि इसकी शुरुआत 1-2 दिन में हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुणे को कोरोना वैक्सीन का हब बनाया जा रहा है, जहां से वैक्सीन दूसरे सेंटरों में भेजी जाएगी, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के 41 हवाई अड्डों को चुने जाने की खबर है। इनमें उत्तर भारत के लिए दिल्ली और करनाल हवाई अड्डे को चुना गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कोलकाता और गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल, जबकि दक्षिण भारत के लिए चेन्नई और हैदराबाद हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा ताकि टीका लगाने का काम बिना परेशानी के वक्त पर शुरू हो सके। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राजस्थान और गुजरात समेत बाकी राज्यों ने भी सैंपल जुटाने का काम तेज कर दिया। राजस्थान के झालावाड़ में न्यूज़ 18 की टीम भी उस इलाके में पहुंची जहां बर्ड फ्लू के कारण सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है और बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए उस इलाके को पूरी तरह सील किया जा चुका है। न्यूज़ 18 की टीम को उस इलाके में जाने से पहले कई बैरियर पार करने पड़े और टीम के हर सदस्य को अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ा, लेकिन सिर्फ इतने से ही हमारी टीम को वहां घुसने की इजाजत नहीं मिली। अच्छा, आपके पास कुछ पीपी किट वगैरह है? ऐसे परमिशन नहीं है आपको? पीपी किट के बिना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पीपी किट लेकर आए, हम पहन लेंगे तो जाने देंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। पीपीई किट पहनने के बाद पशुपालन विभाग की टीम के साथ हमारी टीम भी बर्ड फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके की तरफ निकल पड़ी। पशुपालन विभाग की टीम का मकसद वहां बर्ड फ्लू से मारे गए कौओं का पता लगाना था ताकि उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा सकें। जिस तरीके से पक्षियों की मौत हो रही है, कोई पहाड़ पर है, कोई झाड़ियों के नीचे, उनको तलाशना पड़ रहा। एक के बाद एक बर्ड फ्लू के शिकार कई कौवे वहां जमीन पर पड़े मिले। उन्हें सावधानी से उठाकर एक पॉलिथीन बैग में रखा गया और पूरी टीम फिर से अपने काम में जुट गई। ये जो कौवा है इसको पूरी तरीके से एक थैली के अंदर लपेट करके पूरी तरह से आइस बॉक्स होता है, उस आइस बॉक्स में भिजवाया जाता है। सैंपल जुटाने के बाद इलाके को सैनिटाइज भी किया गया ताकि दूसरे पक्षियों तक ये बीमारी न फैले, इससे दूसरा संक्रमित ना हो। इसके लिए इनके वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमने ये चूना फैलाया हुआ है। पशुपालन विभाग की टीम का आखिरी काम अब भी बचा हुआ था। मारे गए कौवों में एक को सैंपल के तौर पर जांच के लिए भिजवाने के बाद बाकी कौवों को एक बड़े गड्ढे में जला दिया गया। साथ ही पूरी टीम ने अपनी पीपीई किट को भी वहीं नष्ट कर दिया ताकि किसी भी तरह के खतरे को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान की तरह गुजरात के कई इलाकों में भी इसी तरह प्रशासन ने सैंपल जुटाने का काम तेज कर दिया ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि देश में पहली बार इंदौर और नीमच में मुर्गे मुर्गियां बर्ड फ्लू की चपेट में है। चिकन की दुकानों से लिए गए सैंपलों से यह बात पुख्ता हुई है। यही वजह है कि इंदौर के डेली कॉलेज के एक किलोमीटर दायरे में
चिकन की दुकानें एक हफ्ते के लिए बंद होंगी, जबकि नीमच जिले का मुर्गा बाजार भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा दोनों जगहों पर 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे मुर्गियों और दूसरे पक्षियों की निगरानी भी की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही दक्षिण के कुछ राज्यों से मुर्गे मुर्गी खरीदने पर 10 दिनों की रोक लगा रखी है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सौभाग्य की बात यह कि बर्ड फ्लू का संकट देश में ऐसे वक्त आया है जब हम पहले से ही कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। खतरा यह भी है कि बर्ड फ्लू के लक्षण भी कोरोना जैसे ही होते हैं, इसलिए हमको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी तक केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कौवे और कुछ प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है। जिन इलाकों में ये पक्षी मरे पाए गए वहां मुर्गे मुर्गियां और बतखों में भी बीमारी फैलने की आशंका है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने जरूरी कदम उठाए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बर्ड फ्लू का संकट अभी बेकाबू नहीं हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहने की जरूरत है। और आसपास कोई पक्षी अगर मरा हुआ आपको दिखे तो बिना देरी किए प्रशासन को जानकारी देना मत भूलिए। सरकार गिनाने के लिए पार्टी बदलने वाले नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती के मूड में दिख रही। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से पूछा कि क्यों ना सरकार गिराने के लिए पार्टी बदलने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। अदालत में इस मामले में दायर याचिका में कहा गया कि पिछले कुछ समय से ऐसा चलन बन गया है कि कुछ विधायक मिलकर सरकार गिरा देते हैं, जिसके लिए वो पहले विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा देते हैं ताकि उन पर दल बदल कानून लागू ना हो, और फिर वो दूसरी पार्टी में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर मंत्री बन जाते हैं, जो जनता के साथ धोखा है। याचिका में कर्नाटक में सियासी फेरबदल का हवाला दिया गया और मांग की गई कि पार्टी बदलने वाले ऐसे विधायकों पर उस 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक धान क्रय केंद्र पर अचानक पहुंचे राज्य के खाद्य मंत्री वहां की व्यवस्था देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर बिचौलियों की वजह से भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई। हालांकि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के जरिए बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बाराबंकी के एक धान क्रय केंद्र पर अचानक पहुंचे राज्य के खाद्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह को पता चला कि वहां किसानों से नहीं बल्कि बिचौलियों से धान खरीदा जा रहा है। धान की खरीद में हुए इस भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खुलते ही खाद्य मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि ऐसा भ्रष्ट केंद्र उन्होंने पहले नहीं देखा। कम से कम 50 केंद्र डाल चुके हैं, इतना भ्रष्ट केंद्र मुझे नहीं मिला। वहां मौजूद किसानों से बात करने के बाद उन्हें यह अंदाजा लग गया कि बिना सख्ती किए धान क्रय केंद्र के कर्मचारी लाइन पर नहीं आएंगे। उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए उनके काले कारनामों की लिस्ट बनवाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। यही नहीं, आग बबूला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उन कर्मचारियों की किसानों के सामने ही क्लास लगा दी। क्या बहादुर योगी जी को बेच लिया यार, 100 रुपया तुमसे लेना देना नहीं, इस तरह डकैती चलो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत सारे किसानों की शिकायत मिली थी कि धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का दखल बढ़ गया है, जिसके बाद सीएम के आदेश पर राज्य के खाद्य मंत्री अलग अलग जिलों में अचानक पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। सौभाग्य की बात यह कि यूपी ही नहीं बल्कि देश में ज्यादातर अनाज मंडियों से ऐसी शिकायतें मिलती रही हैं। बिचौलियों और अनाज खरीदने वाले सरकारी कर्मचारियों ने लगभग हर जगह अपना रैकेट बना रखा है। एमएसपी पर अनाज बेचने की उम्मीद लिए किसान मंडी पहुंचता है तो उसके अनाज में दुनिया जहान की कमी बताकर टरका दिया जाता है। अब किसान अगर अनाज लेकर वापस जाए तो आने जाने का भाड़ा और समय दोनों बर्बाद। मंडियों में किसानों को जानबूझकर परेशान किया जाता है और बाद में कोई बिचौलिया आकर एहसान जताते हुए उनका अनाज औने पौने दाम पर खरीद लेता है। बाद में वही बिचौलिया उसी अनाज को एमएसपी पर बेचता है। ये खेल दशकों से चल रहा है, जिसे खत्म करने के लिए ही सरकार ने कृषि सुधार कानून में ये व्यवस्था बनाई कि किसानों को जहां अच्छा रेट मिले वहां अपनी फसल बेच सके। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनका सामना कभी ऐसे बिचौलियों से हुआ है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जो किसान बिचौलियों से त्रस्त हो चुके हैं वो सब कृषि सुधार कानूनों से खुश हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट है कि अभी तक दिल्ली में पेट्रोल की सबसे ऊंची कीमत का रिकॉर्ड 2018 का था। उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए पर पहुंच गई थी, लेकिन इस बार दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों ने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक महंगे पेट्रोल ने
पेट्रोलियम मंत्री की भी चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में जल्द कटौती की जा सकती है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर उपलब्ध 1 जनवरी के आंकड़ों के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 27 रुपए 37 पैसे रहा और ढुलाई पर खर्च के 37 पैसे जोड़ने के बाद यह पेट्रोल पंप पर पहुंचने के वक्त 27 रुपए 74 पैसे का हो गया। इसके बाद इस पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी जोड़ी गई। 1 लीटर पेट्रोल पर इस वक्त 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र सरकार के खजाने में जा रहे हैं। फिर 3 रुपए 67 पैसे डीलर का यानी पेट्रोलियम कंपनियों का कमीशन। उसके बाद दिल्ली सरकार के खजाने में जाने वाले 19 रुपए 32 पैसे वैट के तौर पर जोड़े और इस तरह से 27 रुपए 37 पैसे के पेट्रोल की कीमत 83 रुपए के पार पहुंच गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ट्रक टक्कर मारने के बाद कार समेत गड्ढे में गिरी। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था और उसने ना तो अपनी जान की परवाह की और न ही दूसरों की। पहले तो वो काफी देर तक अपने ट्रक को सड़क पर खतरनाक तरीके से चलाता रहा। उसका ट्रक कभी सड़क की बाईं तरफ चलता तो कभी दाईं तरफ। ऐसा लगने लगा वो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और फिर वो कार समेत एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरने के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह फंस गईं। थोड़ी ही देर में उन्हें बाहर निकालने का काम भी शुरू हो गया। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई। इस टक्कर से पहले उस ट्रक ने कुछ और गाड़ियों को भी अपना शिकार बनाया। कार के बोनट के ऊपर इसका बोनट चढ़ गया, जिसमें 2 व्यक्ति तो तुरंत निकाल लिए गए और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस भीषण हादसे के बाद पुलिस ने उस ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की एक बात यह कि शराब के नशे में धुत ऐसे ड्राइवर सड़कों पर यमदूत के जैसे ही हैं, जो हर साल पूरी दुनिया में 2-2.5 लाख लोगों की जान लेते हैं। हमारी मजबूरी है कि हमको इन्हीं के बीच सड़क पर चलना है और इनसे बचना भी है। सरकार ने कानून सख्त बनाकर देख लिया, लेकिन शराब सिर पर सवार होने के बाद जिनको अपनी जान की परवाह नहीं होती, तो फिर वो कानून या दूसरी चीजों के बारे में क्या सोचेंगे। सोचना तो अब हम सबको है कि ऐसे शराबी ड्राइवरों से कैसे निपटा जाए। अब तो एक ही रास्ता सूझ रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर हत्या की कोशिश या हत्या करने का ही मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि हम में जो भी शराब पीकर गाड़ी चलाता है वो अच्छी तरह जानता है कि वो सड़क पर मरने मारने ही निकला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। News18.com की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप न केवल अकेले में बड़बड़ाते हैं, बल्कि कभी तो चिल्लाने भी लगते हैं और इसकी शिकायत खुद व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने की। खबर यह भी है कि ट्रंप कैबिनेट के सदस्य और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने भी राष्ट्रपति को मानसिक हालत पर सवाल उठाए। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की घटना के बाद तो यह मुद्दा और भी गर्मा गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां गिरिराज परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया गया कि परिक्रमा के रास्ते में मौजूद दुकानदारों से उनकी किसी बात पर बहस हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में साफ दिखा कि एक के बाद एक कई लोग वहां पहुंचे और श्रद्धालुओं की तबीयत से पिटाई की। कुछ ही देर में मंदिर के सामने की सड़क पर कोहराम मच गया। पुलिस वालों के सामने भी यह हंगामा थमा नहीं। इसके बाद आरएसएस के एक नेता के सुरक्षाकर्मी वहां आए और बीच बचाव कर मामला सुलझाया। श्रद्धालुओं ने अपने साथ हुई ज्यादती पर जमकर खींच भी जताई। इस हंगामे की वजह से परिक्रमा मार्ग पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। सौभाग्य की एक बात है कि हम लोग भीड़ तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं, इसलिए हमको मारपीट, गुंडागर्दी, हंगामा करने में कोई हिचक नहीं होती। पागलपन सवार होने पर हम अपना अच्छा बुरा भी नहीं सोचते तो मालूम होता कि हमारी भलाई के लिए ही सरकार मथुरा, अयोध्या, काशी जैसे शहरों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश कर रही है। श्रद्धालु आएंगे तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी जिंदगी बेहतर होगी। मशहूर धर्मस्थलों के आसपास दुकानें भी तो हम इसी उम्मीद में खोलते हैं। फिर छोटी छोटी बात पर हमारा खून इतना क्यों खोलता है कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लें। धर्मस्थलों पर देश विदेश के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहां कुछ लोगों की गुंडागर्दी देखने के बाद वो शहर की क्या छवि लेकर लौटेंगे, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। हो सकता है कि किसी श्रद्धालु की ही गलती रही हो, लेकिन उसको ठीक करने का ये तो तरीका नहीं हो सकता कि पूरे इलाके में दहशत फैला दी जाए। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल किसानों को कोरोना से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट के बीच चल रहे किसान आंदोलन पर कोर्ट ने चिंता जताई और अदालत ने यह आशंका जताई कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो पिछले साल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम जैसे हालात बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तबलीगी जमात के मामले में सुनवाई के दौरान की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या आंदोलनकारी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, जिस पर तुषार मेहता ने नहीं में जवाब दिया।
लिहाजा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस ए बोबडे ने सरकार से इस ओर ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया। बिहार में कोरोना की वैक्सीन रखने और उसे लोगों तक पहुंचाने के सारे इंतजाम पूरे किए गए। इसके लिए राजधानी पटना के एनएमसीएच में एक वैक्सीन सेंटर बनाया गया, जहां 15 लाख यूनिट वैक्सीन रखी जाएगी। वैक्सीन रखने के लिए खास तौर पर बड़े बड़े फ्रिज मंगवाए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने वाली सिरिंज मंगाई जा चुकी हैं। डीप फ्रीजर, लाखों कोल्ड बॉक्स भी मंगवाए गए हैं, जिन्हें राज्य के हर जिले में भिजवाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि वैक्सीन आने के बाद लोगों को टीका लगाने का काम फौरन शुरू कर दिया जा सके। हम अभी मौजूद हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर एनएमसीएच में। इस स्टेट वैक्सीन सेंटर में बड़े बड़े फ्रिज लगाए गए हैं, जिसको वॉकिंग कूलर बोला जाता है। कोविड-19 वैक्सीन इसी में रखा जाएगा। चीन की सरकार की नजर 2 महीने से लापता चीन के कारोबारी जैक मा के खजाने पर है। News18.com की रिपोर्ट है कि जैक की कंपनी अलीबाबा के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे के पास करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है और जैक मा को चीन की सरकार ने आदेश दिया था कि वो इस डेटा को सरकार के साथ साझा करें। खबर है कि जैक मा ने लोगों का डेटा साझा करने से इनकार कर दिया और उस दिन से वो लापता हो गए। अलीबाबा कंपनी के जिस डेटा पर चीन की नजर है, उसमें करोड़ों लोगों के लेन देन का ब्यौरा, बैंकों से लिए लोन का ब्यौरा समेत कई आंकड़े। इस बीच जैक मा के लापता होने पर चीनी मीडिया की तरफ से बताया गया कि उन्हें सरकार की निगरानी में किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। यूपी के सीतापुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इसके साथ ही जमकर उत्पात भी मचाया। किसानों के इस हंगामे को शांत कराने में पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि किसानों ने न केवल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, बल्कि रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने तलवारें भी लहराई। रोके जाने पर वो पुलिस से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटे। ट्रैक्टरों की वजह से पूरा शहर थम गया, लेकिन हैरानी तब हुई जब पुलिस वालों की धमकी भी किसानों को डरा नहीं सकी। इसके बावजूद किसानों ने नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली। करीब 2 घंटे तक शहर में उत्पात मचाने के बाद किसानों का हंगामा शांत हुआ। 100 बात की बात है कि आंदोलन और अराजकता का फर्क अगर मिट गया तो उन किसानों के संघर्ष पर पानी फिर जाएगा जो 1.5 महीने से बारिश और शीतलहर के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। सीतापुर में किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर जो भी हुआ वो आंदोलन तो नहीं था। वो किसान बनकर जो लोग तलवारें लहरा रहे थे, रास्ता जाम कर रहे थे, शहर में घुसकर कोहराम मचाना चाहते थे, उन्होंने तो आंदोलन कर रहे किसानों को नुकसान ही किया। वो ताकत की नुमाइश करने के चक्कर में ये भूल गए कि इससे आम लोगों के मन में किसान आंदोलन की छवि बिगड़ेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ी तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। चीन ने भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय में चीनी भाषा का कोर्स शुरू कर दिया। News18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि भारत विरोधी साजिश के तहत चीन ने नेपाल में अपनी भाषा का प्रचार बढ़ा दिया और काठमांडू विश्वविद्यालय में चीनी भाषा के कोर्स में दाखिले के लिए सर्कुलर जारी करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी नेपाल में काम करने वाले चीन के एक एनजीओ को दी गई, जिसका नाम चाइना कल्चरल सेंटर है। इस एनजीओ ने यह जिम्मेदारी मिलते ही काठमांडू विश्वविद्यालय में चीन के लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी। बताया गया कि ये लोग वहां छात्रों को चीनी भाषा पढ़ाएंगे। इसके अलावा खबर है कि चीन का एक और एनजीओ जिसका नाम चाइना स्टडी सेंटर है, उसने भारत नेपाल सीमा के पास करीब 30 सेंटर खोले हैं और नेपाल के 50 से ज्यादा छात्रों को भारत विरोधी काम करने के लिए अपने साथ शामिल किया है, जिसके लिए उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जा रही। पता चला है कि नेपाल में चीन के करीब 12 एनजीओ काम करते हैं जो वहां चीन के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। चीन सीमा पर शहीद हुए जवान सुधाकर सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अंतिम विदाई दी गई। 3 दिन पहले उन्होंने सीमा पर भारी बर्फबारी का सामना करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जिनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके शव को फूलों से सजे ट्रक से लाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें अपना कंधा देने के लिए बेताब हो गए। क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी बस नम आंखों से अपने वीर सिपाही को आखिरी सलामी देना चाहते थे। शहीद की शहादत को नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके बाद शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया।
सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कैसे सरहद की हिफाजत करते हुए सुधाकर सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 16-17 हजार की हाइट है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उनको अचानक कोई प्रॉब्लम हुई। जल शक्ति मंत्री ने देश के लिए जान देने वाले वीर सपूत के परिवार से मिलकर उनका गम बांटा और आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। सौभाग्य की बात है कि हम लोग सर्दी के इस मौसम में अपने अपने घरों में चैन से इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि सीमा पर शून्य से भी नीचे के तापमान और बर्फ के बीच हजारों जवान 24 घंटे दुश्मन के सामने मुस्तैदी से डटे हैं। शहीद नायब सूबेदार सुधाकर सिंह भी उन्हीं में एक थे जो अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात थे। इन दिनों हमारे सैनिकों को दुश्मन की गोलियों से उतना खतरा नहीं है जितना मौसम की मार से। तमाम तरह के साजो सामान और गर्म रखने के संसाधनों के बावजूद ठंड हमारे जवानों के सिर पर मौत बनकर मंडराती। 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, रगों में खून जम जाने की दोहरी चुनौती, इसका सामना हमारे जांबाज कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच रोजगार के मोर्चे पर हालात सुधरने के संकेत मिले। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि एक निजी कंपनी के सर्वे में दिसंबर के दौरान नौकरियों के मामले में हालात बेहतर होने का दावा किया गया। सर्वे के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में अलग अलग उद्योगों में कुल मिलाकर 14% ज्यादा भर्तियां हुई। हालांकि कोरोना संकट से पहले जैसे हालात अभी तक नहीं हुए। दिसंबर 2019 के मुकाबले भर्तियां 10% कम होने का दावा किया गया। मेडिकल, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाली भर्तियों में 11% का उछाल आने का दावा किया गया। अनुमान यह लगाया गया कि मेडिकल और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को कोरोना संकट का फायदा मिला, जबकि फार्मा और IT सेक्टर में सुधार न होने के बावजूद कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। हालांकि चिंता की बात यह है कि बिना अनुभव वाले या कम अनुभव वाले लोगों की मांग में भारी कमी आई है, जबकि 8 से 12 साल और 13 से 16 साल के अनुभव वाले लोगों की मांग सभी उद्योगों में बढ़ी है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। PTI की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मसूद अजहर की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मसूद अजहर आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देने का गुनहगार है, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया गया। खबर है कि वो पाकिस्तान के बहावलपुर में कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा हुआ है।